मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि हमारी ज्योग्राफी की बुक से लिया गया है। और हम आ गए थे यहाँ पे क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, जो फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करने वाला। फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. जो कैरेक्टर है यानी कि जो विशेषता है वेजिटेशन की, वो मेनली डिटरमाइन होती है किसके द्वारा? टेम्परेचर के द्वारा। और टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, यानी कि एयर के अंदर कितनी क्या है, पानी की मात्रा है, precipitation बारिश, एंड सॉइल और मिट्टी के ऊपर डिपेंड करती है। On the slopes of the Himalayas, the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in the temperature affect the types of the vegetation and its growth. देखो यहाँ on the slope of the hills यानी कि हिमालय के पहाड़ों की ढलान पे, और हिल्स ऑफ द पेनिसुला प्रायद्वीप की हिल्स पे, जिनकी हाइट है वो द 915 मीटर, द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन को और उसकी ग्रोथ को पूरी तरह से प्रभावित करता है। एंड चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। और ये क्या करता है? टेम्परेट से और सब ट्रॉपिकल और अल्पाइन वेजिटेशन को भी पूरी तरह से प्रभावित करता है। देखो यहाँ पे ये दे रखा है, इसका टेबल बना रखा है। नेचुरल वेजिटेशन जोन, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन। तो यहाँ पे एवरेज जो टेम्परेचर रहता है, और फिर सेकंड कॉलम में दे रखा है टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर इन जनवरी, ये जनवरी में दे रखा है। फिर उसके बाद रिमार्क्स, यानी कि कैसा रहता है। नो फ्रोस्ट, फ्रोस्ट का मतलब होता है बर्फ जमना, ठीक है। तो ये कुछ प्रभावित करता है टेम्परेचर इसको, ठीक है, क्लाइमेट को। फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट, यानी कि फोटो पीरियड का मतलब कितनी मात्रा में वहाँ पे धूप आती है। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। जो वेरिएशन है सनलाइट के अंदर एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थान पे, वो क्या होता है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वहाँ के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, सीजन और ड्यूरेशन ऑफ द डे। इसके अकॉर्डिंग ही ये क्या होता है, वेरिएशन होता रहता है सनलाइट का। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ट्रीज ग्रो फास्टर इन द समर। और क्या है, लंबे समय तक सनलाइट रहने के दिन के दौरान तो ट्री क्या होते हैं वहाँ पे समर के टाइम में बहुत जल्दी क्या होते हैं, फास्ट। आपने भी देखा होगा गर्मियों के सीज़न में जो ट्री है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है, वहाँ की सनलाइट, क्योंकि समर सीजन में सनलाइट का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, फाइंड आउट व्हाई आर द सदर्न स्लोप इन हिमालयन रीजन कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन कवर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द सेम हिल्स। अब देखो वाई आर द सदर्न स्लोप इन हिमालयंस, यानी कि साउथ का जो स्लोप है हिमालय का, वहाँ पे काफ़ी थिक यानी कि बहुत ज़्यादा घने वेजिटेशन यानी कि जंगल क्यों मिलते हैं आपको, हरा भरा एरिया क्यों मिलता है कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द सेम हिल। वही नॉर्दर्न स्लोप जो नॉर्दर्न एरिया है इसका हिमालय का, उसके कंपेयर में सदर्न एरिया में काफ़ी ज़्यादा क्यों मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ वजह यही है फोटो पीरियड की। Precipitation in India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon June to September। Precipitation का मतलब होता है बारिश, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा जो रेनफॉल है वो लाया जाता है एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून से, एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, वहीं पीछे हटता हुआ नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है। Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to area of less rainfall। जो एरिया होता है हैवी रेनफॉल का
जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे आपको मिलेंगे कंपेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, अगर कंपेयर करेंगे जहाँ पे कम बारिश होती है तो। वाई आर द वेस्टर्न स्टॉप ऑफ द वेस्टर्न घाट कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप। अब आप बताइए कि वो जो वेस्टर्न घाट है सदर्न एरिया का, हमारा पेनिसुला का, वहाँ पे बारिश क्यों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन क्यों है कंपेयर टू ईस्टर्न स्लोप। हैव यू एवर थॉट एज टू व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। क्या आपने कभी ये सोचा है कि फॉरेस्ट मानव के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले ए मेजर रोल इन इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। देखो फॉरेस्ट क्या होते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि उनको नवीकरण किया जा सकता है और वो हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इन्हेंस यानी कि बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल अदा करते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट कंट्रोल सॉइल इरोजन। वो मॉडिफाई करते हैं किसी एरिया के क्लाइमेट को, कंट्रोल सॉइल इरोजन, भूमि कटाव को रोकते हैं, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, नदियों के बहाव को भी वो नियंत्रित रखते हैं, सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, और कई सारी जो उद्योग हैं उनको भी समर्थन, उनका भी सहारा बनते हैं, प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़, और बहुत सारे समुदायों के लिए तो वो आजीविका का काम करते हैं, एंड ऑफर पैनोरामिक एंड सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। और वो अक्सर क्या करते हैं, पैनोरामिक सीनिक व्यू ऑफ रिक्रिएशन यानी कि इंटरटेनमेंट के लिए भी वो काफ़ी अच्छा क्या देते हैं, सहारा होते हैं। आपने देखा है ना, जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है वहीं पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। दे कंट्रोल वाइंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कोज रेन्स। वो क्या करते हैं, वाइंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं और टेम्परेचर को, और बारिश का भी कारण यही बनते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। वो सोइल को ह्यूमस यानी कि खाद प्रदान करते हैं और वाइल्ड लाइफ को यानी कि वन्य जीवों को वे क्या करते हैं, आवास देते हैं, शेल्टर। इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। और भारत का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो काफ़ी सारे चेंजेस में जाता है, चेंजेस करता है, जिसके कई सारे परिणाम कारण है, जैसे कि सच एज ए द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड। जो कल्टिवेटेड लैंड की डिमांड बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर। तो ये कुछ वजह है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है इसको, नेचुरल वेजिटेशन को। आपके लिए एक्टिविटी है, सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल लोकेलिटी एंड प्लांट ए फ्यू सैपलिंग एंड नोटिस देयर ग्रोथ। तो आपने क्या करना है, वन महोत्सव को सेलिब्रेट करना है आपके स्कूल में भी और आपके आसपास के एरिया में भी, और वहाँ पे आपने क्या करना है, प्लांट को और छोटे छोटे सैपलिंग्स यानी कि पौधों को लगाना है और उनकी ग्रोथ को नोटिस करना आपने, ठीक है। The vegetation cover of India in large parts is no more natural in real sense। जो नेचुरल कवर है इंडिया में जो कि वो रियल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन नहीं है रियल सेंस में, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन्स, बजाय कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे मानव पहुँच नहीं सकता, लाइक द हिमालयंस, द हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया का हिली रीजन है, एंड द मरुस्थली। द वेजिटेशन इज मोस्ट ऑफ द एरिया हैज़ बीन मॉडिफाइड एज द सम प्लेसेस, जिसको बदल दिया गया है कुछ एरिया में तो, और रिप्लेस और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। उसको या तो बदल दिया गया है या उसको डिग्रेड कर दिया यानी कि निम्न कर दिया है ह्यूमन ऑक्यूपेंसी यानी कि मानव के वहाँ जाने से, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी है आपके लिए, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। आपने उस राज्य का नाम बताना है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट ने काफ़ी ज़्यादा कवर कर रखा है जिसको। नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग मिनिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर एंड वाई। किसी ऐसे यूनियन टेरिटरी का भी नाम बताना आपने जहाँ पे
बहुत ही कम मात्रा में क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, और क्यों है ये बताना है, ठीक है। डू यू नो, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 21.05%, यानी कि 2011 की जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यही बताया गया है कि 21.05% एरिया ही हमारे इंडिया में क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, ठीक है। तो ये है हमारा, देखो इसमें ये बता रखा आपको, ये इसमें एरिया इन परसेंट एरिया, देखो ये सारी की सारी आपको वो बता रखे इस टेबल में कि हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कितने प्रतिशत एरिया कवर है नेचुरल वेजिटेशन से और या फॉरेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।